Hey everyone, this is me पूर्णिमा and welcome back to my channel चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज ब्रांच अकाउंटिंग। यहाँ पर हम लोग हमारी ब्रांच अकाउंटिंग की इन डिटेल बात कर रहे हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हमारी ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिक्स देखा, मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सभी चीजें देखी। वहां पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो ब्रांचेस होती हैं उसकी 2 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक होम ब्रांचेस, एक फॉरेन ब्रांचेस। उसके बाद हम लोग होम ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ रहे थे। वहां हम लोगों ने देखा होम ब्रांचेस की भी 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। उसके बाद में डिपेंडेंट ब्रांचेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर पर मैं जैसे ही आई वहां पर मैंने देखा डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग ने मेरे को 4 मेथड्स दिए मेरी अकाउंटिंग को करने के लिए। कौन कौन से मेथड्स है? डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, उसके बाद होलसेल ब्रांच मेथड। ये 4 टाइप्स थे, ये 4 मेथड्स थे मेरी डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग को करने के लिए। उसके बाद मैं सभी मेथड्स एक साथ नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने मेरा फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर दिया था विच इज डेटर्स और डायरेक्ट मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को यहाँ पर नजर आया कि अगर मुझे डेटर्स मेथड से भी अकाउंटिंग करनी है, उसके फर्दर 3 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस हैं? कि ब्रांच को या तो गुड्स कॉस्ट प्राइस पर मिल रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट केस था मेरा, ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर मिल रहा होगा एंड उसके लिए ऑब्लिगेशन होगी, उसके लिए एक डायरेक्शन होगी कि आपको सेल्स सिर्फ कैश में करनी है। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है? ब्रांच को यहां पर भी कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा, लेकिन वो कैश में भी सेल्स कर सकता है एंड क्रेडिट में भी सेल्स कर सकता है। थर्ड ऑप्शन उसको क्या दिया गया है? यहां पर जो आपका हेड ऑफिस है वो थोड़ा स्मार्टली काम करता है और वो क्या करता है, ब्रांच को जो गुड्स देता है वो इनवॉइस प्राइस पर देता है, यानी कि कॉस्ट के अंदर अपने प्रॉफिट को ऐड ऑन करके उसके बाद वो गुड्स को ब्रांच को प्रोवाइड करता है। तो इसका केस नंबर 1 हम लोग इन डिटेल अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसका फॉर्मेट देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर पहले जरूर देख लेना, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपका बेस आपकी वीडियो नंबर 2 ही रहने वाली है। वीडियो नंबर 2 मतलब आपका जो पार्ट 2 है ब्रांच अकाउंटिंग का, वो आपको बहुत काम में आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का केस पढ़ना। आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा केस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 2 मेरा क्या है? जहां पर ब्रांच को गुड्स तो कॉस्ट प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन वो जो आगे सेल करेगी वो कैश सेल्स भी कर सकते हैं एंड क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हैं। ये है मेरा केस नंबर 2। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर मैं क्रेडिट में भी सेल कर पा रही हूं तो क्या मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है या उसमें कुछ ऐड ऑन करना है। केस समझ आया? रिसीव कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, लेकिन आप लोग सेल्स कैश में भी कर सकते हैं एंड क्रेडिट के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद मेरे को ये देखना है कि मुझे अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। जैसा मेथड मैं पहले यूज कर रही हूँ वो ही यूज करना है या फिर मुझे कुछ चेंज करना है, या जो पहले था उसमें कुछ चीजें और मिलानी है। वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि आप लोगों को बाकी एंट्रीज पहले जैसी करनी है, लेकिन 3 एंट्रीज आप लोगों को यहाँ पर एड ऑन करनी है। कौन कौन सी 3 एंट्रीज आप लोगों को यहाँ पर एड ऑन करनी है? पहली, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड आप लोगों को डेटर्स से जितना पैसा रिसीव हुआ उसको आप लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा ये डेटर्स वाली चीजें हम लोग यहाँ पर चेंज क्यों कर रहे हैं? डेटर्स वाली चीजें इसीलिए हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है? क्रेडिट सेल्स वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है? क्रेडिट सेल्स वाला। एंड जब कभी भी मैं मेरी क्रेडिट सेल्स करूंगी तो वहां पर मेरे क्या इंक्रीज होते हैं? डेटर्स इंक्रीज होते हैं। इसीलिए इस केस के अंदर किसको प्रायोरिटी दी गई है? मेरे डेटर्स को प्रायोरिटी दी गई है। एंड इवन मैं यहाँ पर अपने डेटर्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी। क्या बना रही होंगी? मैं अपने डेटर्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बना रही होंगी। अब उसके बाद डेटर्स की अगर मेरे को अकाउंटिंग करनी है यहाँ पर सेपरेटली, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए डेटर्स का, एक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए एंड इन बिटवीन अगर कोई डेटर मुझे पैसे दे रहा है, मेरा पैसा डेटर से वापस आ रहा है, तो उसको भी मुझे यहाँ पर कंसीडर करना है। तो इन 3 बातों का यहाँ पर अलग से ध्यान देना है। बाकी आपका पूरा केस पहले वाले केस जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पर करनी पड़ेंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर समझना है, मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझ लिया कि मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है। सिर्फ ये 3 चीजें मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस और जो उससे कैश रिसीव हुआ है। लेकिन मैं इन चीजों को मेरे ब्रांच अकाउंट के अंदर किस तरीके से मैनेज करूंगी, किस तरीके से एडजस्ट करूंगी। तो आई होप आपको ब्रांच अकाउंट का
फॉर्मेट अच्छे से आता है, नहीं आता तो वीडियो पॉज करो, जल्दी जाकर अपना फॉर्मेट रिवाइज करके आओ। एंड एक बात का ध्यान रखना, नोटबुक पेन साथ लेकर बैठना, ताकि अपनी सभी चीजें, अपने शॉर्टकट्स, हर तरह की चीजें आप लोग स्टार मार्क करके साथ साथ लिखते रहेंगे। अगर आप लोग ये चीजें अभी से छोड़ना शुरू करेंगे तो एंड तक आपको कंफ्यूजन ही रहेगी। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए कोशिश करना साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ अपने डाउट्स को पूछो एंड उनको क्लियर करो। अब यहाँ पर बारी है, मैं इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करूंगी। आपको ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट याद है, वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो आपका ब्रांच अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में आपकी सारी एसेट्स आती हैं। क्या आती है डेबिट साइड में? सारी एसेट्स आती हैं। अब एसेट्स क्यों आती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में आपका डेटर्स अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच एक डेटर है, इसीलिए ये उसको डेटर्स मान के चलता है। अब उसके अंदर अगर आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट। अगर आपको इस अप्रोच से भी समझ नहीं आ रहा तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो है एसेट, एसेट इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूंगी? डेबिट। वहीं अगर आपके किसी रीजन से डेटर्स कम हो रहे हैं तो आपकी एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसीलिए उसको मैं लिखूंगी क्रेडिट साइड। क्लियर है चीज? उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस इस साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड होगा? अपोजिट साइड। वहीं अगर मेरी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा? अपोजिट साइड। यानी कि आपकी एंट्रीज क्रॉस में चलने वाली है। ये एंट्री आप लोगों को समझ आ गई? बस आप लोगों को अकाउंट से एंट्री करनी खुद से आती होगी, सिंपल है, इजी है। प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, जर्नल लेजर वाले चैप्टर्स के अंदर भी हम लोगों ने ये चीजें सीख रखी है। तो यहाँ पर बस आप लोगों को अकाउंट समझना है, एंट्रीज आप लोग खुद से कर लेंगे। इन केस में आपको एक एंट्री बता देती हूँ, इन केस अगर आप लोगों को ओपनिंग डेटर्स की एंट्री करनी है, क्या जर्नल और लेजर की बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। लेजर अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट हुआ या क्रेडिट? डेबिट हुआ। अब एंट्री के अंदर वो चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट होगी। डेबिट किसको करूं? मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगी? जहां पर ये सब काम हो रहा है, यानी कि जो उसका एड्रेस है उसको मैं डेबिट साइड लिख दूंगी। क्लियर है? इजी है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने फॉर्मेट के अंदर, ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से अपनी ये 3 नए कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करना है। क्लियर है? इजी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे और क्या क्या नई बातें यहाँ पर सीखनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग नई बात सीखने वाले हैं वो ये है, मैंने आपको यहाँ पर 3 नई बातें बताई है। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड अगर आपको डेटर्स से कोई कैश रिसीव हो रहा है तो वो। अब ऐसा कोई केस हो सकता है कि आपको तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है। अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज नहीं दे रखी है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा एंड वहां पर आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब ये जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट है ये अकाउंटिंग ब्रांच कर रही है, ठीक है? कौन कर रही है? ब्रांच कर रही है। इसके हिसाब किताब में जो भी चीज आएगी फाइनल आंसर आपके ब्रांच अकाउंट के अंदर चला जाएगा। इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब मेन चीज है, मुझे यहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बनाना सीखना है। इसमें सीखने वाली चीज क्या है? क्या आपको डेटर्स अकाउंट बनाना नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब आप लोग हर चीज ब्रांच के हिसाब से देखकर चलेंगे एंड अपना डेटर्स अकाउंट बनाते जाएंगे। क्या समझा हमने? जल्दी से समराइज करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि मैं अपने केस नंबर 2 पर आ गई हूँ, जब ब्रांच को गुड्स टू कॉस्ट प्राइस पर रिसीव हो रहे, बट अब ब्रांच के पास एक फ्रीडम है कि वो चाहे कैश सेल्स करे चाहे क्रेडिट सेल्स करे। यहाँ पर ये ऑप्शन मेरा ऐड ऑन हो रहा है। अब क्रेडिट सेल की बात हो रही है, क्रेडिट सेल डेटर्स से रिलेट करती है, तो इस केस के अंदर मेरे 3 पॉइंट्स ऐड होंगे कि यहाँ पर मुझे ओपनिंग डेटर्स के साथ भी डीलिंग करनी है, क्लोजिंग डेटर्स के साथ भी डीलिंग करनी है एंड इन बिटवीन अगर कोई डेटर मुझे पैसा दे रहा है तो मुझे उसको भी कंसीडर करना है। समझ आ गई चीज? अब ये 3 जो बातें हैं इसको मैं मेरे फॉर्मेट में कहाँ एडजस्ट करूं? तो मुझे समझ आ गया, डेटर मेरी एसेट है, डेबिट साइड लिख दो। क्लोजिंग डेटर को मुझे अपोजिट साइड लिखना है तो क्रेडिट साइड लिख दो। डेटर मेरे को कोई पैसा दे रहा है तो उससे मेरे डेटर्स यानी कि मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको मुझे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। यहाँ तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका है। इतनी छोटी सी ही समरी थी। अब उसके बाद आपको ये चीजें, तीनों चीजें तो मुझे यहाँ पर कह दी, लेकिन अगर मुझे एग्जाम के अंदर, मुझे क्वेश्चन के अंदर तीनों में से एक भी चीज ना दी हुई तो मैं वहां पर बैठकर क्या करूं? मैं कहां से उस वैल्यू को लाऊं? तो उसी बात का आंसर है, उसी चीज का सॉल्यूशन है, उसी प्रॉब्लम की ये सॉल्यूशन है कि अगर आपको उन 3 चीजों में से एक भी चीज गिवन नहीं है, एक भी चीज वहां पर मिसिंग है, तो वहां पर आपको बनाना पड़ेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सिंपल है, इजी है, ये आपकी ब्रांच की बुक्स के अंदर बनेगा। अब डेटर्स अकाउंट
अकाउंट बनाना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी भी रीजन से डेटर्स बढ़ेंगे आप लोग डेबिट साइड लिख देंगे, किसी भी रीजन से डेटर्स डिक्रीज होंगे आप लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे। इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारा फॉर्मेट रीड करके देखते हैं कि क्या चीजें मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर आ रही है। सबसे पहले 3 बातें क्या क्या थी? मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है डेटर्स का। उसके अपोजिट साइड में मुझे क्या लिखना है? मेरे बैलेंस सीडी को लिखना है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस लिखना है मेरे डेटर्स का। क्लियर है ये चीज अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप आपका पूरा अकाउंट बना लेंगे एंड जो भी चीज मिसिंग है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। अभी इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे, फिलहाल आप लोग आपके फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे। मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब मुझे देखना है मेरे डेटर्स किन रीजन से डिक्रीज हो सकते हैं। हो सकता है डेटर्स ने मुझे कैश दे दिया, हो सकता है मैंने उन्हें डिस्काउंट दे दिया, कोई अलाउंस दे दिया, बैड डेट्स हो गए, सेल्स रिटर्न हो गई, या फिर बिल्स रिसीवेबल्स हैं। तो इन रीजन से आप लोगों के डेटर्स डिक्रीज होंगे। डिक्रीज का वर्ड लिया, क्या कभी इंक्रीज नहीं होंगे? बिल्कुल इंक्रीज भी हो सकते हैं। किन रीजन से? अगर आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स की है तो उन रीजन से आप लोगों के डेटर्स इंक्रीज होंगे। अब इसके अंदर जहां पर मैं 1 लिख रही हूं, जहां पर मैं 2 लिख रही हूं, जहां पर मैं 3 लिख रही हूं, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज आपको मिसिंग जरूर होगी। एंड जो चीज आपको मिसिंग होगी, आपको कुछ नहीं करना, अकाउंट का टोटल लगाना है, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी आप वहां पर फिट कर देंगे एंड वो 1, 2 या फिर 3 इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू होगी। बहुत इजी है, सिंपल है, सिर्फ चैप्टर लेंदी है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अदरवाइज अगर आप लोग एक एक केस नोट करके एक एक चीजों को मेरे साथ करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता। सिर्फ इसके अंदर दिक्कत क्या है, आपको हर केस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद अंदर की चीजें बहुत सिंपल है। अब क्या ये चीज डिफिकल्ट थी कि मुझे केस 2 में क्या नई बातें ऐड करनी है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट सेल्स का ऑप्शन ऐड हुआ है। तो क्या आपको नहीं पता क्रेडिट सेल्स से क्या होता है? डेटर्स आते हैं। क्या आपको नहीं पता डेटर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो सकती है? बिल्कुल पता है। क्या हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने मेरा मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट या फिर आप कह सकते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाना सीख लिया। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन करना कितना इजी हो गया। आपको डेटर्स अकाउंट बनाना आ गया? बिल्कुल आ गया। आपको ब्रांच अकाउंट बनाना आता है? बिल्कुल आता है। क्या अब इसके अंदर कुछ बचा है जो आपको सीखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातें वो जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेते हैं, वो भी आप लोगों को आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम लोगों को सीखनी है। अब आपका सारा काम खत्म, आपको अकाउंट तो बनाने आ गए हैं, लेकिन कोई छोटी छोटी बातें जो आपको माइंड में रखनी है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या छोटी छोटी बातें? ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज है, अगर कोई क्रेडिट सेल हुई है, कोई बैड डेट हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड हुए हैं, रिटर्न्स हुए हैं डेटर्स की तरफ से, किसको? ब्रांच को, आर नॉट डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो ये जो ट्रांजेक्शंस है ये हेड ऑफिस की ट्रांजेक्शंस नहीं है, ये आपकी ब्रांच की ट्रांजेक्शंस हैं। तो हेड ऑफिस क्या कहता है? ये वाली सिरदर्दी तुम संभालो, यानी कि आपसे जो डायरेक्टली डील कर रहा है उसको डीलिंग आप ही करो, मेरे को बीच में मत घुसाओ। दोबारा समझेंगे, आपकी कोई क्रेडिट सेल है, आपसे कोई उधार लेके गया, ये कह के कि अरे भाई साहब हम तो फ्रेंड्स है, परसों को आपके पैसे आ जाएंगे। क्या हेड ऑफिस इस बात की सिरदर्दी लेगा कि आपका फ्रेंड आपसे उधार ले गया? क्या हेड ऑफिस आपके फ्रेंड के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस के अंदर हेड ऑफिस पहले क्या देता है, जो डीलिंग आप कर रहे हैं आप अपनी डीलिंग का खुद से ध्यान रखेंगे। उधार दे रहे हो तो आपकी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है। आपने उधार दिया, मुझे पैसा ला करके दो। तो क्या है, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हुई है, बैड डेट्स हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड है, रिटर्न्स हैं डेटर्स से, तो ये चीजें क्या है, ये ब्रांच से रिलेट करती है, ना कि हेड ऑफिस से। ठीक है, ये ब्रांच से रिलेट करती है, ना कि हेड ऑफिस से। एंड एज सच दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट, इसीलिए हम लोग इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ब्रांच अकाउंट तो हेड ऑफिस का है। क्या ये हेड ऑफिस की चीजें हैं? नहीं। तो मैं ब्रांच अकाउंट में क्यों लिखूं? अगर मैं ब्रांच अकाउंट में लिखूंगी यानी कि वो तो मेरे हेड ऑफिस के पास जा रहा है, हेड ऑफिस डील करेगा, विच इज रॉन्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेड ऑफिस को टेंशन नहीं देनी, मैं अपना चुपचाप से साइड में कॉर्नर में अपना एक अकाउंट खोल लूंगी, वहां पर ये हिसाब किताब करके एंड फाइनल चीज मैं अपने हेड ऑफिस को बता दूंगी। इफ द ब्रांच हैज रिसीव्ड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट विल बी सेंट टू द हेड ऑफिस। अब इन केस ब्रांच को कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो हम सीधे हेड ऑफिस को दे
दे देंगे। क्लियर है चीज, सिंपल है। पॉइंट नंबर 1 इतना ही था कि अगर आपसे कोई उधार सामान ले रहा है, पैसा डूब रहा है, ये छोटी मोटी डिस्काउंट दे रहे हो, छोटी छोटी चीजें, इसकी सिरदर्दी हेड ऑफिस को मत दो, इसकी छोटी सी अकाउंटिंग आप लोग खुद से कर लो। एंड अगर इन चीजों की अकाउंटिंग आपको खुद से करनी है तो ये चीजें आप लोग ब्रांच अकाउंट में ना लिख करके ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर लिख लो। ये छोटा सा अकाउंट आप खुद बना लो, बाकी आपकी सिरदर्दी तो हेड ऑफिस ले ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पर अगर कोई शॉर्टेज है या फिर सरप्लस है, किसी चीज की कमी है या कोई चीज ज्यादा है, कोई भी नॉर्मल या एबनॉर्मल रीजन है, आर टोटली नेग्लेक्टेड अंडर दिस मेथड। तो इस मेथड के अंदर आप लोग इन चीजों को इग्नोर करेंगे। आपको हर चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, ये नुकसान हुआ कैसे, आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करके रखना है। इस मेथड के अंदर छोटे छोटे जो नुकसान है, छोटे छोटे वेस्टेज हैं, छोटे छोटे लॉसेज हैं, उनको आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। दोनों पॉइंट समझ आ गए। थोड़ी सी सिरदर्दी आपको भी लेनी पड़ेगी जहां पर आपको ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना है। उसके बाद छोटे छोटे नुकसानों को दिल पर नहीं लगाना है, छोटी छोटी चीजों को आपको इग्नोर भी करना सीखना है। तो छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे नुकसान आपको इग्नोर करने हैं। थर्ड पॉइंट किस बात का ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन के अंदर क्या बात ध्यान में रखनी है, आपकी फिक्स एसेट है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको ये पूरा पॉइंट इतना लंबा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज आप लोगों की एक फिक्स एसेट है जिसकी अमाउंट है 1 लाख रुपीस। ये आप लोगों की ओपनिंग फिक्स एसेट है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्लोजिंग फिक्स एसेट लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, ओपनिंग फिक्स एसेट 1 लाख रुपीस की है, क्लोजिंग फिक्स एसेट आप लोगों की कोई अमाउंट नहीं है। एंड आपको क्वेश्चन में क्या है, 10% आप लोगों को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो यहां पर पॉइंट अराइज होता है कि आप लोग डेप्रीसिएशन को कहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एंड कब लिखेंगे, एंड कौन से अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो इस पॉइंट के अंदर बोला है कि डेप्रीसिएशन को चीख चीख कर नहीं बताना है कि यहां पर डेप्रीसिएशन लगा दिया, डेप्रीसिएशन लग गया, चुपचाप हर बात बोल के नहीं बतानी, चुपचाप हम लोग माइनस माइनस करके यहां पर अपनी अलग से अमाउंट को लिख देंगे। क्या करना है, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस लिखा है, उन्होंने कहा 10% आपका डेप्रीसिएशन लग गया। 1 लाख का 10% इज 10,000। क्या 10,000 लगने के बाद आपकी फिक्स एसेट खत्म हो गई? नहीं, बच गई मेरी फिक्स एसेट। क्या यहां पर मैं क्लोजिंग फिक्स एसेट की अमाउंट निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे, 1 लाख की मेरी फिक्स एसेट थी, 10% माइनस कर दिया, 10% कितना है, 10,000। 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दिया तो क्लोजिंग वैल्यू क्या बची, 90,000। क्या इतनी सी बात समझ आई? तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ा, आपको 10% का डेप्रीसिएशन अलग से नहीं लिखना पड़ा। डेबिट साइड में आपने 1 लाख लिख दिए, क्रेडिट साइड में आप लोगों ने 90,000 लिख दिए। तो इतनी सी बात बहुत कॉमन सेंस वाली है, बहुत कॉमन सी चीज है कि ये जो आपके 90,000 और 1 लाख रुपीस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10,000 का, वो ऑब्वियस है कि वो आप लोगों का डेप्रीसिएशन होगा। यही है आप लोगों का पॉइंट नंबर 3। इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक बार और दोबारा से शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ पर बोले जो भी आपका डेप्रीसिएशन होगा आपको उसको अलग से अकाउंट के अंदर शो बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिख लो, क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। क्लोजिंग बैलेंस जो आप लिख रहे होंगे उसको आप डेप्रीसिएशन माइनस करके लिख देना, पूरी अमाउंट मत लिखना। पूरी अमाउंट में से डेप्रीसिएशन हटा दो, जो बच गया उसको लिख देना। प्लीज उसको आप चीख चीख के मत बताना कि यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगा है। थर्ड पॉइंट क्लियर है, इजी है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपका गुड्स इन ट्रांजिट है, आपका गुड्स रस्ते में है, कौन सा गुड्स, ये डिफरेंस होगा किसका, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय ब्रांच। अब आपके पास जो गुड्स आ रहे हैं, जो स्टॉक आ रहे हैं, वो कहां से आ रहा है, हेड ऑफिस के पास से। क्यों हेड ऑफिस के पास से, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है। अब आपके पास जितना भी गुड्स हेड ऑफिस के पास से आ रहे हैं, तो आप जब अकाउंटिंग करने बैठे तो उसके अंदर कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पर हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिया, गुड्स अभी रास्ते में है, आप तक नहीं पहुंचे, तो कुल मिला के ना गुड्स अब हेड ऑफिस के हाथ में है ना आपके हाथ में। तो इस तरह के केस की क्या अकाउंटिंग आप लोग करेंगे? आप लोगों को पता है, आप लोग फॉर्मेट की डेबिट साइड में लिखते थे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लिखते थे। आप लोग क्या लिखते थे डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। वहां पर आप लोग आकर के अपने गुड्स इन ट्रांजिट की अमाउंट को ऐड कर लें। आप लोगों का जो गुड्स सेंट टू ब्रांच था वो था 10,000 रुपीज एंड आप लोगों का गुड्स इन ट्रांजिट है 5,000 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, इस 5,000 को यहां पर ऐड करूंगी एंड 15,000 रुपीज लिख दूंगी डेबिट साइड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्लियर है ये चीज? इसका सेकंड इफेक्ट मैं क्या दूंगी, मेरा ये क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, यानी कि जब मैं क्लोजिंग फिगर्स लिख रही होंगी मेरे स्टॉक की बाय बैलेंस सीडी के अंदर, वहां पर मैं अलग से हेड बनाऊंगी बाय गुड्स इन ट्रांजिट एंड उसके आगे मैं अपने 5,000 की अमाउंट लिख दूंगी। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। गुड्स इन ट्रांजिट को आपको ब्रांच में जो सामान रिसीव हो रहा है उसमें ऐड करना है एंड साथ ही आप लोगों को क्लोजिंग फिगर में भी उस चीज को लिख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मेरा
पेटी कैश। नेक्स्ट यहाँ पर बात हुई है, जब भी आप लोग पेटी कैश को मेंटेन करते हैं तो आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके हेड ऑफिस पे करता है एंड वो चीजें आपकी डेबिट साइड में लिखी जाती है। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, अगर आप लोग पेटी कैश को मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपके पेटी कैश कौन पे करता है, वहां पर आपकी ब्रांच मैनेजर पे करता है। किसमें से? आउट ऑफ पेटी कैश बैलेंस। एंड जितना भी आपका पेटी कैश बैलेंस बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो हेड ऑफिस के पास जाएगा। एंड दीज एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड टू द ब्रांच अकाउंट। एंड जितने भी आपके खर्चे होंगे वो आपके ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। एंड द सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ पेटी कैश इज टू बी शोन ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ब्रांच अकाउंट। कुछ नहीं है, सिंपल है। पेटी कैश आपकी एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, मेरी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसमें से कोई भी खर्चा हो रहा है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय द ब्रांच, ये मैं आपको ऑलरेडी डेप्रीसिएशन वाले पॉइंट में समझा चुकी हूँ। अगर आपकी फिक्स्ड एसेट पर डेप्रीसिएशन है तो ओपनिंग बैलेंस आप लोग डेबिट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड जो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे वो आप लोग डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पर है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस पॉइंट के अंदर क्या बोला है, अगर आप लोग आपकी फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हैं तो उससे जितना भी कैश जनरेट होगा, जितनी भी सेल प्रोसीड्स होगी वो आप लोग कहाँ रिमिट कर देंगे, कहाँ पर पहुंचवा देंगे? आपके हेड ऑफिस के पास। एंड जो आपकी एसेट की वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी एंड कहाँ पर होगी? क्रेडिट साइड में। किसके क्रेडिट साइड में? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिंपल है, अगर आप लोगों ने फिक्स्ड एसेट बेची है यानी कि आपके पास कैश आया है और आपके पास कैश आया तो कैश किसको पहुंचवाना है? हेड ऑफिस तक पहुंचवाना है। एंड उसको कहाँ लिखना है आप लोगों को? क्रेडिट साइड में, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बना करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर है, अगर आपकी ब्रांच को कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव होता है तब आप लोग क्या करेंगे? इन केस आपकी ब्रांच के अंदर किसी गुड्स का, किसी फिक्स्ड एसेट का कोई नुकसान हो गया है एंड आप लोगों ने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी अगर आप लोगों को कुछ भी कंपनसेशन पे कर रही है, कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको कोई भी कंपनसेशन रिसीव हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? उस अमाउंट को आप लोग रिमिट कर देंगे, यानी कि उस अमाउंट को कहां पहुंचवाएंगे? आप लोग हेड ऑफिस तक पहुंचवा देंगे। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच विल इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्रांच का रेमिटेंस वाला कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज नॉट येट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। द क्लेम ड्यू फ्रॉम इंश्योरर विल बी टेकन एज एन एसेट एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। इन केस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया तो आप लोग उसको क्या करेंगे? कैश लेंगे एंड उसको हेड ऑफिस को रिमिट कर देंगे। हेड ऑफिस को देना है तो क्रेडिट साइड में बाय कैश करके आप लोग लिख देंगे। एंड इन केस इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया हम लोग क्लेम दे देंगे, मिला नहीं है लेकिन दे देंगे, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करेंगे? उस केस के अंदर आप लोग इसको एसेट समझेंगे एंड इसको आप एसेट के रूप में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के उससे आप लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है? पॉइंट्स इजी है, सिंपल है। अब यहाँ पर आप लोगों का बचता है लास्ट पॉइंट। क्या है लास्ट पॉइंट? अगर आपको ओपनिंग डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट दी है एंड उसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वहां पर आपको ब्रांच डेटर अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोगों को आपकी मिसिंग आइटम को ढूंढना है। तो ये सभी 9 पॉइंट्स थे जो आप लोगों को इस केस के अंदर ध्यान में रखने। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना। क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट था मेरा क्रेडिट सेल, बैड डेट, डिस्काउंट की छोटी छोटी चीजों की सिरदर्दी हेड ऑफिस को नहीं देनी, इसकी अकाउंटिंग आप लोग खुद कर लेंगे। किस अकाउंट में कर लेंगे? ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें दिल पर लगाकर नहीं बैठनी है। उसके बाद डेप्रीसिएशन को आपको यहाँ पर अलग से शो नहीं करना है। ओपनिंग एसेट का लिखो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखो अपनी एसेट का, क्लोजिंग बैलेंस भी लिखो, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन को माइनस करके लिख दो। डेप्रीसिएशन को चीख चीख के नहीं बताने डेप्रीसिएशन लगा है आपको शो करना है, कुछ नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस लिखो एग्जैक्ट अमाउंट के साथ, क्लोजिंग बैलेंस लिखो डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद। उसके बाद है गुड्स इन ट्रांजिट। अगर आपका कुछ गुड्स रास्ते में है तो आप लोग कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो जहां पर आप लिखते हैं डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, वहां पर इसको ऐड करेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस में भी इसको आप लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे पेटी कैश की। आपको छोटे मोटे खर्चे करने के लिए हेड ऑफिस आप लोगों को पेटी कैश देता है, यानी कि वहां से आपको छोटे छोटे खर्चे करने हैं एंड जो बैलेंस बच जाता है आप लोगों को रेमिट करना है आपके
आपके हेड ऑफिस को, यानी कि आपके हेड ऑफिस को आपको वो पैसा लौटाना है। यानी कि यहाँ पर आपके जो जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सारा हेड ऑफिस डायरेक्टली पे कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी एसेट को परचेज कर रहे हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस आप लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड उसके बाद अगर आप लोग उसको सेल कर रहे हैं तो सेल करते हुए क्या, जितना भी आपको कैश मिलेगा वो आपको हेड ऑफिस को पहुंचाना है एंड आपकी एसेट की वैल्यू उतने से गिर जाएगी एंड फाइनल अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड में एज क्लोजिंग बैलेंस लिखी जाएगी। उसके बाद अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो वो पैसा आप लोगों को हेड ऑफिस को देना है, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिखेंगे। एंड इन केस इंश्योरेंस कंपनी ने इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिया, वो बाद में देगी, तो वो आपकी एसेट होगी, उसको भी आप लोग आपके ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, वहां पर आप लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बनाने वाले हैं एंड अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। आई होप ये सभी 9 पॉइंट से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा एंड हर एक पॉइंट आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। चलिए फिर इन चीजों को हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग सोल्व करने वाले हैं हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे काफी सारी चीजें गिवन है और यहाँ पर मुझे बोले प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या यहाँ पर आपको अलग से बोला कि आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आपका खुद का माइंड लगाना है। कैसे लगाएंगे? मुझे कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि क्या यहाँ पर क्रेडिट सेल्स हुई है या फिर नहीं। चलिए फिर मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या क्रेडिट सेल्स हुई है। मैं यहाँ ऊपर से चेक कर रही हूँ, यहाँ पर आकर मुझे दिखा यस यहाँ पर तो क्रेडिट सेल्स हुई है। अब मुझे क्या करना है, देखना है ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर डेटर्स का। क्या क्या 3 चीजें चेक करनी थी? ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस और उनसे कितना कैश मिला है। तो ओपनिंग बैलेंस तो मुझे गिवन है। अब मुझे देखना है क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, यहाँ पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो यानी कि मेरी एक चीज मिसिंग हो गई। अब उसके बाद देखते क्या डेटर्स से मुझे कुछ कैश मिला? यस बिल्कुल मिला। तो यानी कि 3 में से एक चीज मेरी मिसिंग है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। चलिए फिर सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कुछ नहीं करना, अपना फॉर्मेट रेडी करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोटबुक पेन उठाओ, अपना फॉर्मेट रेडी करो एंड ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर अपना फॉर्मेट रेडी कर रही हूँ, आप वहां पर अपना फॉर्मेट रेडी करिए। ये है मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। कौन सा है मेरा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट मेरे पास लिखा हुआ है। उसके बाद मुझे अपनी कुछ चीजें यहाँ पर फिल करनी है, जैसे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? टू बैलेंस बीडी। किस चीज का है ये ओपनिंग बैलेंस? मेरे ओपनिंग डेटर्स का। किसका है? ओपनिंग डेटर्स का। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओपनिंग डेटर्स। मैं यहाँ पर मेरे ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट को लिख दूंगी। जल्दी से जाकर अमाउंट चेक करके आती हूँ, क्योंकि मैं मेरा सबसे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट ही बना रही हूँ। तो मेरे ओपनिंग डेटर्स कितने के हैं? 12,000 रुपीज के। जाकर के अपनी अमाउंट को फिल करके आती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 12,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीजें मुझे डेटर से रिलेटेड गिवन है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में जैसे ही देख रही हूँ तो मुझे डेटर से रिलेटेड क्या गिवन है? मेरी क्रेडिट सेल्स हुई है। कैश सेल्स का डेटर से कोई काम है? बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट सेल से डेटर्स का काम है? बिल्कुल। अगर कोई मुझसे उधार पर सामान ले जा रहा है तो उससे मेरे डेटर्स इंक्रीज होंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ? 108,000 ये मेरी क्रेडिट सेल्स है, तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। यहाँ पर मैं लिखूंगी टू क्रेडिट सेल्स, या फिर आप लोग कैसे लिख सकते हैं? टू सेल्स एंड ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देंगे। क्या कर देंगे? टू सेल्स लिखेंगे एंड ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देंगे। अमाउंट है 108,000। चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर और चेक करते हैं मुझको और क्या क्या चीजें गिवन है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्या इसका डेटर्स से कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। तो मैं क्या अमाउंट लिखूंगी? 92,000 रुपीज। कैसे लिखना है ध्यान से समझेंगे। कैश रिसीव हुआ है यानी कि उससे मेरे डेटर्स डिक्रीज हुए हैं, एंड डेटर्स अगर डिक्रीज हुए हैं तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट। तो मैं यहां पर लिखने वाली हूं बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट है 92,000 एंड ये कैश कैसे आया है? डेटर, क्योंकि हम लोगों को कैश रिसीव हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के अंदर देखते हैं मुझे इससे रिलेटेड और क्या चीजें गिवन है। बेड डेट्स हो गए। क्या इससे आपके डेटर्स गिर गए? बिल्कुल गिर गए। बेड डेट्स की अमाउंट कितनी है? 2400 रुपीज। तो सबसे पहले मैं अमाउंट लिख देती हूँ 2400 रुपीज। किस रीजन से गिरे मेरे डेटर्स?
बाय बैड डेट्स। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में आकर लिख दिया बाय बैड डेट्स। और देखते हैं मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें गिवन है। बैड डेट्स के बाद डिस्काउंट दिया है, क्या डिस्काउंट से डेटर्स डिक्रीज हो गए? बिल्कुल। तो कितना है डिस्काउंट? 3600 रुपीज का। मैं इसको यहाँ पर लिखने वाली हूँ 3600 एंड यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय डिस्काउंट अलाउड। इजी है, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ अपने क्वेश्चन को रीड करना है, डेटर से रिलेटेड चीजें उठानी है एंड यहाँ पर उनको फिट करना है। किस अप्रोच से फिट करना है? डेटर्स बढ़ रहे हैं या डेटर्स कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। चलते हैं फिर क्वेश्चन में और अपनी और चीजों को ढूंढ करके आते हैं। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, आपके कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया, क्या डेटर्स डिक्रीज हुए होंगे? बिल्कुल डिक्रीज हुए होंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट है मेरी 4100। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय सेल्स रिटर्न। इस रीजन से भी मेरे डेटर्स डिक्रीज हुए होंगे, इसीलिए मैंने इसको भी क्रेडिट कर लिया। दोबारा चलते हैं क्वेश्चन के अंदर और ढूंढ के आते हैं क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी, सैलरी दी है, डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट, रस्ते में गुड्स फंसा हुआ है, इसका भी डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। स्टॉक आपका 31 मार्च को कितने? डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। चेक सेंड टू ब्रांच फॉर अदर एक्सपेंसेस, ब्रांच को कुछ पैसे दे दिए, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि डेटर्स का किस्सा इतना ही था, यहीं तक मेरे डेटर्स का काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे चलना है मेरे अकाउंट के अंदर। मैंने मेरा पूरा क्वेश्चन ढूंढ लिया, पूरे क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा डेटर से रिलेटेड मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है एंड जहां पर मेरी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए वहां पर मुझे क्या करना होता है? अकाउंट का टोटल लगाना होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अकाउंट का टोटल लगाना और देखते हैं मेरा टोटल क्या रहा है। आप लोग मेरे साथ साथ टोटल करेंगे ताकि आप लोग मुझे यहाँ पर करेक्ट कर सके अगर मैं अपनी कोई भी अमाउंट को गलत लिखूं। टोटल करने के बाद मेरी अमाउंट तो आ रही है 1,20,000। कितनी अमाउंट आ रही है मेरी? 1,20,000। आप लोग मुझे बताएंगे आपके टोटल की अमाउंट क्या आ रही है। मैंने तो यहाँ पर लिख दी 1,20,000 रुपीज। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है? बैलेंस करना। क्या होता है बैलेंस करना? टोटल में से अपनी ऊपर वाली सभी चीजों को मैं यहाँ पर करने वाली हूँ माइनस। तो माइनस करने के बाद मेरी तो अमाउंट आ रही है यहाँ पर 1,7900। क्या आपकी भी यही अमाउंट आ रही है? यस, योर अमाउंट शुड बी द सेम, कि आपकी अमाउंट भी 17,900 आनी चाहिए। एंड ये जो मेरी 17,900 है, ये अमाउंट किस चीज की है? क्या मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था डेटर्स का? नहीं था। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। एंड ये क्या है? मेरी क्लोजिंग डेटर्स है। क्या है? ये मेरे क्लोजिंग डेटर्स है एंड ये मेरी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। इजी है, क्लियर है, सिंपल है या फिर नहीं? आप लोग सबसे पहले बताएंगे क्या ये अकाउंट बनाना आप लोगों को बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगा? योर आंसर शुड बी नो। मैं आपको जल्दी से एक बार दोबारा बताने वाली हूँ ये अकाउंट मैंने कैसे बनाया, मेरे को माइंड में कैसे आया कि मुझे यहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैंने मेरे ब्रांच अकाउंटिंग के सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, मुझे अपना मेथड चूज करना है। तो मेरा फर्स्ट मेथड मैं लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पे तो इसे सामान मिला है, लेकिन ये कैश में नहीं क्रेडिट में भी डील कर रहा है। एंड अगर वो कैश एंड क्रेडिट दोनों में डील करता है तो मेरे पास मेरा मेथड नंबर 2 है जहां पर मैं मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाती हूँ। वो बनाने के भी केसेस है कि आपको 3 चीजों में से एक चीज मिसिंग होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। मैंने मेरा क्वेश्चन देखा, सबसे पहले मुझे कंफर्म करना है क्या क्रेडिट सेल्स हुई है? यस हुई है। अब तीनों चीजें ढूंढो अपनी। ओपनिंग डेटर्स तो मुझे यहाँ पर दिए हैं, कैश रिसीव भी हुआ है डेटर्स से, 2 चीजें मिल गई। क्या तीसरी चीज आप लोगों को गिवन है? क्लोजिंग डेटर्स गिवन है? नहीं गिवन है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि मुझे तो यहाँ पर मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात नहीं, अब मैंने मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब क्या फॉर्मेट के अंदर वैल्यू पुट करना डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख दो, जो थी मेरी 12,000, मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद जिन रीजन से आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं डेबिट साइड में लिखते जाओ, जिन रीजन से आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं उनको आप लोग क्रेडिट साइड लिखते जाओ। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखने क्रेडिट सेल्स हुई है तो क्या आपके डेटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज? आपके डेटर्स इंक्रीज हुए हैं। तो इस चीज को आप लोग कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, आपको डेटर्स से कैश अगर रिसीव हुआ है तो डेटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज? डेटर्स यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं तो ये आपने लिख दिया क्रेडिट साइड। उसके बाद बैड डेट्स हुए हैं, बैड डेट से भी आपके डेटर्स डिक्रीज होते हैं इसलिए क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ किया गया उससे भी डेटर्स डिक्रीज होते हैं इसीलिए क्रेडिट। कस्टमर ने यानी कि डेटर्स ने सामान वापस कर दिया उससे भी डेटर्स डिक्रीज हुए इसीलिए क्रेडिट। इसके अलावा मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेटर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट का टोटल किया एंड मेरी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बैलेंसिंग फिगर मैंने तीनों में से किस चीज के लिए निकाली?
ओपनिंग डेटर्स के लिए, कैश रिसीव के लिए या फिर क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग एंड कैश मेरे को था गिवन था, मैंने किसके लिए निकाली बैलेंसिंग फिगर, मेरे क्लोजिंग डेटर्स के लिए। इसी के साथ आप लोगों का ब्रांच डेटर्स अकाउंट बन करके रेडी है, आपका 50% काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब बारी है यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में मेन चीज क्या बोली है, आपको बनाना है ब्रांच अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट बना लो अपने ब्रांच अकाउंट का, एंड इसको बनाना भी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। 80% आप लोगों को ये बनाना आता है, 20% हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट बनाना। ब्रांच अकाउंट भी कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर हम लोग हमारे ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने वाले हैं। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस को ढूंढेंगे। क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से अपने क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन कर लेते ताकि यहाँ पर हम लोग चीजें सीख सके। ये हो गया आप लोगों का बोर्ड क्लीन, यानी कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। अब आप पीछे की सभी चीजें भूल जाएंगे एंड यहाँ पर अपनी चीजों को पिकअप करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे अपने ब्रांच अकाउंट के अंदर। अब सबसे पहले मेरा ब्रांच अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे ओपनिंग बैलेंसेस से। तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दो चीजों का गिवन है, किस किस चीज का, स्टॉक एंड डेटर्स का। तो मैं चलूंगी मेरे अकाउंट के अंदर, वहां पर लिख कर आऊंगी स्टॉक एंड डेटर्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉक, नीचे लिख दिया डेटर्स। अमाउंट क्या है इन दोनों की, हम लोग जल्दी से चेक करके आते हैं। माय अमाउंट इज 25,000 एंड 12,000 रुपीज। यहाँ पर मैं लिख दिया 25,000 एंड 12,000 रुपीज। ये मैंने मेरी अमाउंट्स को यहाँ पर फिल कर दिया। टोटल कितना बैठेगा यहाँ पर आप लोगों का, 37,000 रुपीज। क्लियर है, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे और क्या चीजें गिवन है। लाइन बाय लाइन हम लोगों को चीजें पढ़नी है, सीक्वेंस में देखना है एंड अपनी चीजों को फिल करना है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। आपके हेड ऑफिस ने आपको यानी कि अपनी ब्रांच को सामान भेजा है। तो जब भी आपकी ब्रांच के अंदर सामान आता है यानी कि एसेट इंक्रीज होती है, और एसेट इंक्रीज होती है तो मैं कहाँ लिखती हूँ, मेरे डेबिट साइड में लिखती हूँ। तो मैं इसी को यहाँ पर लिखने जा रही हूँ, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अमाउंट क्या है इसकी, 1,60,000 रुपीज, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अमाउंट मैंने अंदर क्यों लिखी है अभी आप लोगों को समझ में आने वाला है, जस्ट वेट। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है, मैंने ये चीज यहाँ पर लिख ली। क्या आप लोगों को कैश सेल्स हुई है, बिल्कुल हुई है, यानी कि आपको कैश आएगा। कैश आएगा तो किसको भेजना पड़ेगा आपको, अपने हेड ऑफिस को। किसको भेजना पड़ेगा, अपने हेड ऑफिस को। अगर आप लोग अपने हेड ऑफिस को भेजेंगे तो आपका कैश कम होगा, यानी कि आपकी एसेट कम होगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे अकाउंट में जाऊंगी एंड क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखूंगी, किस बात का कैश भेज रही हूं मैं, कैश सेल्स का। अमाउंट कितनी है मेरे पास, यहाँ पर अमाउंट चेक करेंगे, अमाउंट इज 1,40,000 रुपीज। अपनी अमाउंट को हम लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे। इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुझे क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे गिवन है क्रेडिट सेल्स। क्या आप लोगों को पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला फर्स्ट पॉइंट याद है कि क्रेडिट सेल है, बैड डेट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, इस तरीके की चीजें। आप लोग हेड ऑफिस को परेशान मत करो इन चीजों के लिए, इसकी डीलिंग आप लोग खुद करो। ऐसे भी याद नहीं आया तो ऐसे याद है, आपसे कोई उधार सामान ले गया ये कह के कि मैं तो आपका फ्रेंड हूं, आपके फ्रेंड की सिरदर्दी क्या आपका हेड ऑफिस लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। एंड ये अकाउंटिंग में किसकी बुक के अंदर कर रही हूँ, ये मेरे हेड ऑफिस की बुक के अंदर कर रही हूँ। तो क्या मुझे इसके अंदर चीजें लिखनी चाहिए, नहीं। एंड सेकेंड रीजन ये भी है, इन चीजों को तो मैं मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर भी कंसीडर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट के अंदर मैंने ये नहीं लिखा। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। क्या मतलब है इसका, अब आपको डेटर्स से कैश रिसीव हुआ है, आपको किसी ने अगर पैसा दिया है, क्या आपको वो पैसा हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेजना पड़ेगा। एंड अगर आपको हेड ऑफिस को वो पैसा भेजना पड़ेगा यानी कि आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा। एंड कैश डिक्रीज हो रहा है यानी कि आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो उसको भी मैं कहाँ लिखूंगी, क्रेडिट साइड में लिखूंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटर्स एंड अमाउंट इज 92,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है, मैंने ये यहाँ पर क्रेडिट साइड क्यों लिखा, सिंपल सी बात है, डेटर्स से आप लोगों को कैश रिसीव हुआ। तो यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, रात को आपका जितना भी पैसा इकट्ठा होता है आपको सब हेड ऑफिस को देना होता है। डेटर्स आपको पैसा देके गए, आपके पास पैसा आया, ये पैसा आपको कहाँ भिजवाना है, हेड ऑफिस के पास भिजवाना है। ये अकाउंटिंग आप कब कर रहे हो, रात को बैठ के कर रहे हो। अब ये पैसा अगर आप लोग हेड ऑफिस को भिजवा रहे हो तो आपका कैश कम होगा, बिल्कुल होगा। कैश कम होगा तो एसेट कम होगी, बिल्कुल कम
कम होगी और एसेट कम होगी तो कहाँ लिखना है मुझे, क्रेडिट साइड में लिखना है। एंड किस हेडिंग के अंदर, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि इन नाम का, इन दोनों चीजों का कैश आप इकट्ठा करके हेड ऑफिस को दे रहे हैं। तो कैश सेल्स का 140 था एंड डेटर्स का 92,000 था। इजी है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, बेड डेट्स। क्या मुझे बेड डेट्स लिखने की जरूरत है? बेड डेट्स की सिरदर्दी क्या हेड ऑफिस की है? नहीं, ये मैं मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर लिख चुकी हूँ। सेम डिस्काउंट अलाउड भी मैं मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। अब यहाँ पर आपके कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए। कौन से कस्टमर ने? यानी कि आपके डेटर्स ने गुड्स वापस कर दिए। डेटर्स कौन थे? आपके फ्रेंड थे। आपके फ्रेंड ने वो सामान आकर आपको वापस कर दिया। अब दोबारा बताएंगे, क्या इस फ्रेंड की सिरदर्दी हेड ऑफिस की है? नहीं। तो क्या मुझे ब्रांच अकाउंट के अंदर लिखना था? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसको मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर इसकी अकाउंटिंग अलग से कर चुकी हूँ। क्या बोला मैंने? यहाँ पर आपके कस्टमर आपका सामान वापस कर गए हैं। कस्टमर कौन है? आपके डेटर्स है। डेटर्स कौन है? फ्रेंड्स है। क्या फ्रेंड्स की सिरदर्दी आपका हेड ऑफिस लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसकी अकाउंटिंग मैंने अलग से कर रखी है मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट है चेक सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरीज। क्या मतलब है इसका? आपके हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक चेक भेजा। चेक भेजा मतलब आपकी ब्रांच का कैश बढ़ा है, बैंक बैलेंस बढ़ा है। एंड बैंक बैलेंस अगर आप लोगों का बढ़ा है तो आप लोग क्या करते हैं, इस चीज को डेबिट करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगी यहाँ पर? टू बैंक अकाउंट। किस नाम का दिया है उन्होंने? सैलरीज के नाम का। अमाउंट चेक करके आते हैं, क्या अमाउंट गिवन है मुझे यहाँ पर? अमाउंट इज 18,000 रुपीज। तो मैं वहां पर जाके अपनी अमाउंट को 18,000 फिल कर दूंगी। चल, माय अमाउंट इज 18,000 रुपीज। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ। गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च 2021। गुड्स इन ट्रांजिट की मैंने आपको दो इफेक्ट बताए। एक जो आपकी ब्रांच में गुड्स आया है उसको वहां पर हम लोग ऐड कर देंगे 5,000 रुपीज। एक तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। एंड क्या लिख के ऐड करेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुड्स इन ट्रांजिट। नेक्स्ट इफेक्ट इसका क्या है, अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले। इसका नेट इफेक्ट हम लोग बाहर लिख देते हैं। अमाउंट इज 1,65,000 रुपीज। क्लियर है चीज? क्या क्या दो इफेक्ट है? एक आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच के पास ऐड करना है, दूसरा आपको इसको क्लोजिंग फिगर्स के पास लिखना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय बैलेंस सीडी। एंड बैलेंस सीडी के अंदर किसकी अमाउंट लिखने वाले हैं? गुड्स इन ट्रांजिट की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड्स इन ट्रांजिट एंड अपनी अमाउंट को अंदर लिख लेंगे 5,000 रुपीज। क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन में चीजें देख के अपने क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या चीज गिवन है? स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। आपकी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है विच इज 21,500 रुपीज। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 21,500 रुपीज। किस चीज का है ये? मेरे स्टॉक का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें मेरे को गिवन है। नेक्स्ट है मेरे पास चेक सेंट टू ब्रांच फॉर अदर एक्सपेंसेस। एक चेक और दिया गया, किस नाम का? अदर एक्सपेंसेस का। कितने का? 12,800 का। चलते हैं फिर यहाँ पर और लिखेंगे 12,800 रुपीज। 12,800 रुपीज किस नाम का है? ये मेरे अदर एक्सपेंसेस का है। चलिए अब मैं अपनी नेट अमाउंट को बाहर लिख लेती हूँ। नेट अमाउंट मेरी क्या बैठेगी? 30800। क्या बैठेगी नेट अमाउंट? 30800। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का ब्रांच अकाउंट बन करके रेडी है। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं, उसके बाद अकाउंट का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। दैट्स इट। इसी के साथ क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने मेरे क्वेश्चन से ओपनिंग फिगर्स को उठा करके लिख लिया, ब्रांच को जितना गुड्स भेजा वो लिख लिया। गुड्स इन ट्रांजिट था तो गुड्स इन ट्रांजिट के दो इफेक्ट याद रखना, एक जो आपकी ब्रांच में स्टॉक आएगा वहां पर भी ऐड करना है एंड क्लोजिंग फिगर में भी ऐड करना है। ये दो इफेक्ट्स आपको माइंड के अंदर सेट करने हैं। उसके बाद आपके हेड ऑफिस ने ब्रांच को चेक भेजा, एक सैलरीज के लिए एक अदर एक्सपेंसेस के लिए, दोनों को ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपकी कैश सेल्स हुई तो कैश आपकी ब्रांच से जाएगा इसीलिए उसको क्रेडिट किया है। डेटर से पैसा आया वो पैसा भी हेड ऑफिस के पास जाएगा इसीलिए उसको भी क्रेडिट किया है। एंड उसके बाद मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। दैट्स इट। इसी के साथ आपकी सभी चीजों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ चीजें और गिवन थी लाइक गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर कवर नहीं की हैं क्योंकि ये क्रेडिट सेल से रिलेट करती थी एंड इन चीजों को मैंने मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट के अंदर कवर कर लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स जो रिमेंबर है उनको आप लोग शॉर्ट में अपना स्टार मार्क करके अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लेंगे। वो पॉइंट्स जैसे ही आप लोग रीड करेंगे आपको
पूरा क्वेश्चन माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए फिर एंड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट का टोटल करना है एंड अपने प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस इसकी अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करने। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, अपना टोटल करो और चेक करो कौन सी साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। सबसे पहले फिनिशिंग कर ले, यहाँ पर आएगा 232,000। अब ये सब चीजें करने के बाद, करके रिकॉल करने के बाद भी मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाली हूँ जिसके अंदर आप लोगों से 99% केसेस ऐसे हैं जहां पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अब आप लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी स्टार मार्क करके इस बात को लिखेंगे। मैंने मेरा अभी इससे पहले क्या बनाया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया। वहां पर मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या थी, क्लोजिंग डेटर्स वाली थी। तो मुझे क्या वो वहीं पर रखनी है, मुझे यहाँ पर नहीं लानी, मुझे यहाँ पर लानी पड़ेगी। कैसे मेरे माइंड के अंदर आएगा, यहाँ पर चेक करेंगे। क्या आपको ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट गिवन है, यस गिवन है। क्या आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है यहाँ पर डेटर्स का, नहीं दिया। क्या यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए था, अगर उसका ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी तो होना चाहिए था, पर मेरे को याद आएगा मैंने क्लोजिंग निकाला भी है, और अगर निकाला है तो मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मेरी एक चीज गिवन है, एक चीज मिसिंग है, उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। क्या है वो चीज, मेरे डेटर्स की मिसिंग अमाउंट। कौन सी डेटर्स की, क्लोजिंग डेटर्स की। क्या है वो मिसिंग अमाउंट, 17900। चलते हैं फिर हम लोग लिख कर आते हैं 17900। 17900। अब करेंगे यहाँ पर फिनिशिंग, देन अकाउंट का टोटल, देन बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर अमाउंट आएगी 44400 एंड टोटल अमाउंट चेक करेंगे किस साइड का टोटल बढ़ा रहा है। आप लोग भी चेक करेंगे, मैं भी चेक कर रही हूँ। सो माई टोटल इज 276400। क्या है मेरा टोटल, 276400। 276400। इजी है, क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। बैलेंसिंग फिगर चेक करते हैं एंड मेरी बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, डेबिट साइड। तो वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, यस वो मेरा प्रॉफिट होगा। चलिए फिर जल्दी से कैलकुलेट करते हैं मेरी बैलेंसिंग फिगर को। एंड बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर मेरी क्या आ रही है, 43600। क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 43600। ये जो 43600 है ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। हम लोग टोटल को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। टोटल क्या है मेरा, 276480। 276480 मेरी बैलेंसिंग फिगर है। 43600 मैं उसको भी थोड़ा नीचे करके लिख लेती हूँ, 43600। 43600 ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। एंड ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है अगर डेबिट साइड आई है तो ये क्या है मेरा, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पर ट्रांसफर करेंगे, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ये जो अमाउंट है ये किस चीज की अमाउंट है, मेरे प्रॉफिट की अमाउंट है। क्लियर है, चीज इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसका टोटल भी हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 276480। 276480। ये आप लोगों का 480 नहीं है, 400 है। क्या है, 400। ठीक कर लेते हैं इसको यहाँ पर, 400। चलिए यहाँ पर इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से इन डिटेल दोबारा से रिवाइज करके भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगा है। सिर्फ आप लोगों को क्या पता होना चाहिए था, ब्रांच अकाउंटिंग का आपका फॉर्मेट पता होना चाहिए था। जो पॉइंट्स हम लोगों ने आज सीखे, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली, वो सभी पॉइंट्स को जितना शॉर्ट में हो सके, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उतना अपने पास नोट करके रख लेना, ताकि एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन करने का टाइम मिले या ना मिले, वो पॉइंट्स अगर आप लोग रीड करके चले गए, समझो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इजी है, सिंपल है। स्टिल इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके दो पार्ट्स नहीं देखे, प्रीवियस जो हम लोग कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट्स को, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना आ गया, तो आप लोग आपका रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।